स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आज कहानी आपको जो सुनाने वाले हैं वो है अजमेर 1992 सेक्स स्कैंडल की। ये वो टॉपिक जो हाईली डिमांडेड था हमारे कमेंट सेक्शन में। आप लोग काफ़ी लंबे समय से इसके बारे में गुजारिश कर रहे थे, फरमाइश कर रहे थे कि आपको ये सुनना है, इस पर कहानी सुननी है और इस असलियत आखिर क्या थी वो आपको जानना है। आज आपके लिए कहानी लेकर आए हैं। काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी देर हो गई इसमें, क्योंकि बहुत सारे आपके टॉपिक आते हैं, उन पे भी वीडियोस बनाने होते हैं, अपने भी टॉपिक्स कुछ होते हैं। लेकिन आज कहानी इसकी आपको सुनाने वाले हैं। ये भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, जिसमें पुलिस को, मीडिया को, सरकार को, सबको पता था इसके बारे में, लेकिन किसी ने भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया शुरुआत में। क्यों? क्योंकि मामला जो था वो अजमेर का था। हिंदू मुस्लिम का विवाद हो सकता था, कम्युनल राइट्स हो सकते थे। करीबन बताया जाता है कि 200 से ज़्यादा लड़कियों को धमकाया गया, उनके फोटोग्राफ्स कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में लिए गए, उसके बाद उनको रेप किया गया, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया। करीबन 200 से ज़्यादा ऐसी लड़कियां बताई जाती हैं। लेकिन फिर कैसे ये मामला अचानक से एक पत्रकार सामने आते हैं और अपने साहस और अपनी निडर पत्रकारिता को दिखाते हुए उन्होंने कैसे इस मामले को एक्सपोज किया, उसके बाद में इस पे कानूनी कार्रवाई चली, अदालतों में मामला चला, ये आज आपको बताने वाले हैं। ये केस जो है अजमेर केस 1992 सेक्स स्कैंडल, ये राजस्थान की हिस्ट्री का, राजस्थान स्टेट की हिस्ट्री का पहला ऐसा केस है जैसा जो एक सेक्सुअल क्राइम केस है जिसके ऊपर NSA लगा था पहली बार, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आरोपियों के ऊपर। और साथ में ये वो मामला है जो करीबन अब तक 6 अदालतों में चल चुका है। ये सब आज आपको बताने वाले हैं। इस केस से जुड़े एक एक चीजें, अभी तक आपने जितने वीडियोस देखे होंगे उसमें आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसमें सब सेम तरह की कहानी सुनाते हैं आपको, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें इसमें आखिर हुई थी। शुरुआत करते हैं। साल 1990 था, 90 का साल था। अजमेर के सावित्री स्कूल में एक लड़की पढ़ा करती थी। यहाँ पे नाम लड़कियों के चेंज कर दिए जाएंगे। एक लड़की पढ़ा करती थी अजमेर के सावित्री स्कूल में, गीता नाम की, 12th क्लास में लड़की थी। और इसका ये जो लड़की थी वो पॉलिटिक्स में जाना, राजनीति में जाना चाहती थी। उसका एम्बिशन था कि वो राजनीति में जाए। अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से भी उसने इसके बारे में बातचीत की थी। तो इसी के चलते उसको वहीं पे एक लड़का मिलता है, दीपक चौधरी नाम का। इस लड़के से मिलना होता है। उसने उसको बताया था कि वो उसको असाइनमेंट दिला सकता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और वो काफी ऐसे बड़े लोगों को जानता है। एक दिन इसी लड़के के साथ में ये जो लड़की थी गीता, वो अपनी छोटी बहन के साथ में थी। ये लड़का भी, दीपक भी उसके साथ में था। और घर से ये लोग बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे कि इनको सामने से, इनके रास्ते में सामने से एक सफेद कलर की मारुति कार आके रुकती है इनके रास्ते पे। और उसके अंदर करीब 2-3 लोग बैठे हुए थे जो कि दीपक को जानते थे। इन लोगों ने ये जो लड़की थी, उसकी छोटी बहन थी, इन्हें लिफ्ट का ऑफर दिया। ये लोग उस गाड़ी में सारे लोग बैठते हैं। इसके बाद में ये बताया जाता है कि इन लोगों में जो इस गाड़ी के अंदर बैठे थे, उनमें से 2 लोग थे फारूक और नफीस, फारूक चिश्ती और नफीस। इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि अजमेर के काफ़ी बड़े परिवार के, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल परिवार के लोग थे, लड़के थे दोनों। और ये जो फारूक चिश्ती था वो उस समय अजमेर के यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता था। और साथ में जो नफीस चिश्ती था वो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता है यूथ कांग्रेस का। तो ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, बड़े घर परिवारों के लड़के थे। बताया जाता है इनका अलग उस समय पर रुतबा होता था, लाइफस्टाइल होता था। और साथ में इनके पास अलग अलग कारें हुआ करती थी, फिएट और आपकी एम्बेसडर, इस तरह की गाड़ियां भी इन पे हुआ करती थी। तो दीपक जो था उसने इन दोनों से गीता को इंट्रोड्यूस कराया। और इसके बाद में जो नफीस गाड़ी में बैठा हुआ था उसने ऑफर किया कि वो असाइनमेंट कांग्रेस पार्टी में गीता को दिलवा सकता है और उसका इससे पॉलिटिकल करियर शुरू हो जाएगा। अब ये सब चलता है और इसके कुछ ही दिनों बाद में जब इन लोगों से इस गीता की बातचीत हो गई, इसके कुछ ही दिन के बाद में एक अनवर चिश्ती नाम का शख्स मिलता है गीता को। वो बताता है कि नफीस ने भेजा है और उसने कहा है कि कुछ ये फॉर्म्स हैं, इनको आप फिल कर दो और अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दे दो। नफीस यहाँ पे था नहीं, तो अनवर जो था उसने ये सब चीज़ें कही थी गीता से। गीता ने डायरेक्टली अपना जो फोटोग्राफ था वो नफीस को दिया और ये जो फॉर्म थे वो अनवर को दे दिए बाद में। लेकिन कुछ दिनों बाद फारूक और नफीस मिलते हैं गीता को न्यू कलेक्ट्रेट के पास में।
अब कलेक्ट्रेट जो था वहां पे अजमेर में, उसके पास में जब ये लोग मिलते हैं उसको गाड़ी में, उस समय ये लोग मारुति वैन में आए हुए थे। गीता इस समय अपने स्कूल की तरफ जा रही थी, उसको लेट भी हो रहा था। तो ये जब उसको वहां पे मिलते हैं, इन लोगों ने कहा कि हम लिफ्ट दे देते हैं, हम छोड़ देते हैं स्कूल। गीता लेट रही थी तो वो उनकी जो मारुति वैन थी उसमें ही बैठ गई। लेकिन स्कूल छोड़ने की बजाय ये लोग गीता को फाई सागर रोड अजमेर में, वहां पे एक फार्म हाउस है, फारूक चिश्ती का फार्म हाउस हुआ करता था ऐसा बताया जाता है, वहां पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे इस फार्म हाउस में पहले से अनवर और एक इशरत नाम का लड़का पहले से मौजूद थे। यहाँ रूम के अंदर जो नफीस था वो ले जाता है इसको, जो लड़की थी गीता, और वहां पे बताया जाता है कि ये लोग पॉलिटिकली वो कुछ चर्चा करने, कुछ बात करने गया था पॉलिटिकल, इसके जो असाइनमेंट है उससे रिलेटेड। लेकिन ऐसा बताते हैं कि वहां पे उसने गलत हरकतें करना शुरू कर दिया, जिसके बाद गीता ने अपोज किया, गीता ने मना किया और वो वहां से बाहर निकल के आ गई। लेकिन जब वो बाहर आई तो उसका जो दुपट्टा था, उसका दुपट्टा उस रूम में छूट गया था। उसके बाद में जब वो वापस उस रूम में जाती है दुपट्टा अपना लेने, तो नफीस ने उसे अंदर धक्का दे दिया और इसके बाद में उसे धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। और इसके बाद में उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उसका रेप किया। गीता का यहाँ पे रेप किया जाता है, उसे धमकाया जाता है इसके बाद में कि किसी को बताना मत इसके बारे में, और फिर उसको उसके घर पे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद करीबन 7 दिनों के बाद में ये धमकाने का सिलसिला दोबारा से शुरू होता है। 7 दिनों के बाद में नफीस दोबारा से कलेक्ट्रेट के उसी एरिया में वहां पे अजमेर में गीता को मिलता है। उसको फिर से कहता है कि अगर किसी को बताया तो देख लेना, बुरा होगा अंजाम। ये सब चीजें लगातार अभी सिलसिला शुरू हो गया था धमकाने का। लेकिन ये अभी सिर्फ एक लड़की का केस था। 1990 की ये बात जो हमने आपको बताई है, पहला केस जब गीता नाम की लड़की के साथ में ये चीज हुई। दोस्तों, अपने एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है आईएएस बनना, इस एग्जाम को क्रैक करना, या आप चाहते हैं इस एग्जाम की तैयारी करना, तो यहाँ पर भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया एक प्रोग्राम P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। इस प्रोग्राम का नाम है। यहाँ पर आपको 2 बैचेस मिल जाते हैं, एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है, और कई सारी सहूलियतें मिल जाती हैं। अपने हिसाब से आप एक बैच चूज कर सकते हैं, और इसके बाद जब आप ये बैच चूज करेंगे, इसे परचेज करेंगे, तो नीचे जो आपको कोड दिख रहा है VJ Live, इस कोड को यहाँ पर लगाते ही आपको ये जो पूरा कोर्स है, जो 65,000 का कोर्स है, वो आपको 30,000 रुपये मिल जाता है। आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट तो यहाँ पर मिलेगा ही, लेकिन साथ में आप अपनी जो तैयारी उसको बहुत मजबूत बनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज करिए, इस कोड को लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो अब गीता का केस हमने आपको बताया, लेकिन ये बस शुरुआत थी। इसके बाद हुआ क्या कि बताया जाता है कि फारूक, नफीस और अनवर ने गीता के साथ में सावित्री स्कूल में, क्योंकि वो पढ़ती थी, तो उसी समय पे वहां पे एक लड़की को उसके साथ में देखा। यहाँ इस लड़की का भी नाम चेंज किया जा रहा है, मीनू इस लड़की का नाम था। मीनू को यहाँ पे जब गीता के साथ में इन लोगों ने देखा, तो फिर उसके बारे में इंक्वायरी करना शुरू की गीता से, उसके बारे में पूछना शुरू किया कि कौन है, कहाँ पे, कैसे है, कहाँ से कहाँ पढ़ती है। और उसके बाद में गीता ने मीनू का इंट्रोडक्शन था वो इन लोगों से करवाया, इन लोगों से उसको मिलवाया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में मीनू गीता के घर पे आके रोने लगी अचानक से, और वो रोते रोते ये कहती है कि इन लोगों ने उसका रेप किया, और उसके बाद उसके जो फोटोग्राफ्स थे कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में, उसके न्यूड फोटोग्राफ्स क्लिक कर लिए। और उसके बाद में ये लोग कह रहे हैं कि अगर गीता को लाओगी, गीता को लेके आओगी, तो ये फोटोग्राफ तुम्हें वापस दे दिए जाएंगे। यहाँ पे अब गीता और मीनू दोनों यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल से एक से जाके मिलती हैं। ये बताया जाता है कि ये पुलिस के पास भी गई। इसके बाद में यहाँ पे पुलिस ने इन्हें आश्वासन भी दिया कि हम मदद करेंगे आपकी और इस मैटर को ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी, जैसे ही ये लोग पुलिस के पास जब गए थे, तो उस बीच में बहुत सारे अलग अलग जगह से कॉल आने लगे, इनको धमकियां आने लगी थी। और इसके बाद में कई सारी लड़कियों के साथ में ये लगातार सिलसिला चलना शुरू हो गया, कई लड़कियों के साथ में ये होना शुरू हो गया। और सोफिया और सावित्री गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज, इनकी जो लड़कियां थी, ज्यादातर उन लड़कियों के साथ में ये सब पूरा मामला चल रहा था। यहाँ पे एक और लड़की थी इसी में ऐसी, उसके साथ में क्या हुआ कि सावित्री कॉलेज की वो लड़की थी। जनवरी 1991 की ये बात है। गीता जो थी उसने इस लड़की को इन सब लड़कों से मिलवाया, इन लोगों ने उसको उसके साथ देखा होगा, इसके बाद ये उससे मिलते हैं। और 15 जनवरी 1991 की बात है, जब गीता ने इस लड़की को बोला कि हटूंडी में, अजमेर के पास ही एक फंक्शन है,
और वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स सारे आ रहे हैं और ये जो 5 लड़के हैं ये लोग भी आएंगे, फारूक, नफीस, अनवर, ये सब लोग भी वहाँ पे आएंगे। और इसके लिए गीता ने, ये जो लड़की थी उसकी माँ को भी मना लिया जाने के लिए। करीबन सुबह 8 बजे ये लोग इसको पिक करते हैं घर से और इसके बाद में ये लोग जाते हैं हटुंडी, वहाँ पे उस फार्म हाउस पे। बताते हैं कि मारुति वैन में ये लोग आए हुए थे और जो गाड़ी चला रहा था उस लड़के का नाम था, जो ड्राइवर था उसका नाम था मैराडोना। तो ये जो लड़का गाड़ी चला रहा था यहाँ पे वैन में, पहले से एक लड़की भी बैठी हुई थी। ये जो स्टेटमेंट जो हम आपको बता रहे हैं सारे के सारे कोर्ट को दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अब जब ये गाड़ी आगे बढ़ना शुरू होती है तो ये हटुंडी पे उस जो पोल्ट्री फार्म था, सलीम का एक लड़का था सलीम नाम का, उसके पोल्ट्री फार्म पे ये गाड़ी जाके वहाँ पे रुकती है। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो जो लड़की थी जिसको ये बताया गया था कि यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स होंगे और ये 5 लड़के होंगे, वो अचानक से वहाँ पे जाके चौंक गई, वो शॉक्ड हो गई क्योंकि वहाँ पे कोई फैमिली मेंबर नहीं था। उसके बाद उसने गीता से ये सब पूछा भी, लेकिन गीता उसको टालती रही, टरकाती रही। इसके बाद में वहाँ पे नफीस, इशरत और फारूक पहुँचते हैं, ये बताया गया है। इसके बाद ये लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे शाम के 3-4 बजे तक ये लोग रुके। इसके बाद ये लोग निकलते हैं उधर से और इस लड़की को बाकायदा उसके घर पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये पहली बार था, उसका ट्रस्ट जीतने के लिए ये सब किया जा रहा था। करीब 2-4 दिन बाद ही गीता एक बार फिर से इस लड़की को बोलती है कि वहीं पे उसी फार्म पे चलना है। और इसके बाद यहाँ पे जो इशरत था, बताया जाता है कि उसने इस लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उसका रेप किया। इसके बाद में इस लड़की को वहाँ से घर छोड़ा जाता है। एक और लड़की और उसके साथ भी सेम चीज़ यहाँ पे हो रही थी। इस लड़की के बारे में ये बताया जाता है कि इस केस में सबसे ज़्यादा सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन इसी का हुआ है। यहाँ पे करीब ये बताते हैं कि 4 लोगों ने अलग अलग टाइम पर, अलग अलग बार, ये जो बच्ची थी सावित्री कॉलेज की, उसके साथ में ये कुकर्म किया है, ये जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट उसको किया है। और इसके बाद में ये बताया जाता है कि एक और लड़का आता था बबली नाम का, जिसके बारे में बताते हैं कि ये लोग, जो ये पूरा ग्रुप था लड़कों का, ये बताता था कि ये अमेरिका से आया है और ये हमारा बॉस है और इसको भी तुम्हें हर बार जब भी बुलाएंगे तब तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा इसके लिए। बार बार उसने भी, वो जो बबली था, उसने भी यहाँ पे इस लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। और अब आलम ये हो चुका था यहाँ पे कि ऐसा बताते हैं कि जो इन इन्फ्लुएंशियल लड़कों के, ये जो ताकतवर लड़के थे अजमेर के उस समय के, इनके साथ के जो लड़के रहते थे, जिनका नाम बताया जाता है सोहेल, गनी और पुत्तन, ये जो दोनों लड़के थे, इन लोगों ने इस तरह की एक हरकत की कि इस लड़की से मिलते हैं, वो उसे कहते हैं कि तुम्हें इशरत बुला रहा है। ये लड़की वहां पे इन लोगों के साथ पहुंचती है, वहां पे इशरत होता नहीं है और इसके बाद ये दोनों उस लड़की के साथ में रेप करते हैं। इस तरह की हालत हो चुकी थी माफ कीजिएगा। इसके बाद इन लोगों ने इसके फोटोग्राफ्स भी लिए और इसके बाद बताया जाता है कि मजबूर होके ये लड़की जो थी, ये सब ये लगातार इसके साथ में होता रहा। लेकिन जब कॉलेज खत्म हुआ तो बताते हैं करीबन अगस्त 1991 में उसका जब कॉलेज खत्म हुआ तो वो फाइनली अपने घर जयपुर वापस चली गई। ये चीजें चलती रहीं यहाँ पे, तब जाके उस लड़की के साथ में ये जो मामला था सेक्सुअली उसका एक्सप्लॉइटेशन था वो खत्म हुआ। लेकिन ऐसी कई सारी लड़कियां थी उस टाइम तक जिनके साथ में ये चीजें चल रही थी और लगातार आगे भी चलने वाली थी। अब बाकी जो लड़कियां थी उनके साथ में ये चलता है और बताया जाता है, इस आंकड़े के हिसाब से जो चीजें सामने आती हैं, खबरें सामने आती हैं, कि करीबन 200 ऐसी लड़कियां हो चुकी थी जिनके साथ में ये सारा चलता था। इस तरह का डराना धमकाना, फिर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, रेप करना, उसके बाद उनकी फोटो तस्वीरें खींच के उन्हें दोबारा से बुलवाना, इस तरह से यही एक्सप्लॉइटेशन उनका करने के लिए धमकाना उनको। और आलम फिर उस समय ये हो चुका था, आप ये देखिए कि जिस जिस आदमी के पास में ये फोटोज पहुंचती थी वो इन लड़कियों को खोज कर निकालता था। उसके बाद इनसे या तो फीवर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन करता था, इनका रेप करता था, या फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था, उनके घर वालों को जाके ब्लैकमेल करता था, उनकी तस्वीरें दिखा के उनसे पैसे हटता था। इस तरह का आलम हो चुका था और ये सब चीज़ें लगातार में यहाँ पे शुरू हो चुकी थी कि लड़कियाँ और उनके घर वाले बुरी तरह परेशान हो गए थे उस समय अजमेर में। साल 1992 में हालात ये हो चुके थे कि जिन लड़कियों के साथ में लगातार चल रही थी चीज़ें, जिनको रेप, उसके बाद धमकाना, दोबारा से उनको एक्सप्लॉइट करना, ये सब जिनके साथ में चल रहा था 1992 में अजमेर के अंदर, इन लड़कियों ने सुसाइड करना शुरू कर दिए थे। 1992 की ही एक सुबह की बात है, अजमेर की मेन वैशाली नगर रोड पे
एक लड़की अपनी टू व्हीलर से उतरती है, उसके बाद वहां पे खुद के ऊपर पेट्रोल डालती है और खुद को आग लगा लेती है। ये उसी लड़की का सुसाइड था जो परेशान हो चुकी थी इन चीज़ों से जो लगातार उसके साथ में चल रही थी। ऐसी कई सारी लड़कियां थी। इसके बाद में और ज़्यादा खबरें सुसाइड की आना शुरू हो गई अजमेर के अंदर। कुछ लड़कियों ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया, कुछ ने फांसी लगा ली, कुछ ने तालाब में कूदकर सुसाइड कर लिया, कुछ ने खुद को आग लगा ली। इस तरह की करीबन 6 सुसाइड के केस हो चुके थे इस समय लड़कियों के। करीब 6 लड़कियों ने इस समय सुसाइड किया इन्हीं चीज़ों के चलते। इसके बाद में होता क्या है कि क्योंकि पाप का जो होता है घड़ा भरता है और एक समय पे आने के बाद में वो घड़ा भरेगा ज़रूर। तो ऐसा ही कुछ हुआ अप्रैल 1992 में। अप्रैल 1992 में हुआ क्या कि एक रियल डेवलपर था। ये जो लड़के जो थे जो ये सब काम करते थे इन लड़कियों के साथ में जो दुष्कर्म करते थे, ये लोग यहाँ पे फोटोज जो निकालते थे उस समय, क्योंकि मोबाइल फोन वगैरह थे नहीं, तो जो कैमरा होता है कैमरे से फोटोज निकाले जाते थे। उसके बाद उस रील को, जो रील होती है, उसको धुलने के लिए दिया जाता था। इनकी बताया जाता है कि जो 2 कलर लैब थी जहाँ पे जाके ये फोटो धुलते थे वो भी फिक्स थी। उनके ऊपर भी आगे केस दर्ज हुआ, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो जब 1992 अप्रैल की बात है, एक रील डेवलपर था पुरुषोत्तम नाम का। इसने अपने पड़ोसी को, जिसका नाम था देवेंद्र, उसको देखा कि वो एक पोर्नोग्राफी मैगजीन देख रहा था। एक अश्लील फोटो मैगजीन थी जिसमें वो कुछ फोटोज देख रहा था। पुरुषोत्तम ने जब ये चीज देखी तो उसने उसको देवेंद्र को बोला कि असली चीज मैं दिखाता हूं, ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने देवेंद्र को ये फोटोज दिखाए हैं तो देवेंद्र ने यहाँ से उन फोटोज का कॉपीज बना के, बताया जाता है कि उस समय जो दैनिक नवज्योति एक अखबार हुआ करता था अजमेर के अंदर, उसके दफ्तर पहुंचा दी। अब दैनिक नवज्योति ये जो अखबार था, न्यूज़पेपर था, यहाँ पे एक रिपोर्टर उस समय काम करते थे, संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता ये जो रिपोर्टर थे, जब इनको ये सब पता चलता है और इन्होंने इसकी छानबीन की, इसी के बाद 21 अप्रैल 1992 की बात है, पहली बार इस पूरे कांड के चलते, इस पूरे केस के ऊपर एक पहली रिपोर्ट दैनिक नवज्योति अखबार के अंदर छापी जाती है। किस तरह से लड़कियों को डराया धमकाया जा रहा है, उनका सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, रेप किया जा रहा है। लेकिन ये जो पहली रिपोर्ट 21 अप्रैल को 1992 में छपी थी, इसके ऊपर ज्यादा किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद में इन्होंने अपनी अगली रिपोर्ट छापी 15 मई को। 15 मई 1992 को एक रिपोर्ट छपती है दैनिक नवज्योति अखबार में, और उस रिपोर्ट के साथ में एक फोटो लगाया जाता है। ये फोटो था वही फोटो जो ये लोग क्लिक करते थे उन लड़कियों का कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में। इस फोटो को पूरा ब्लर किया गया था, लड़की का फेस ब्लर किया गया था। उसके बाद में ये फोटो छापा गया था वहां पे। लेकिन जब ये फोटो छपा है, इसके बाद में अजमेर के अंदर हंगामा मच गया, बुरी तरह से यहाँ पे हंगामा था। करीबन 2 दिन बाद ही 18 मई को अजमेर के अंदर बंद हो जाता है, बंद का ऐलान कर दिया जाता है। करीबन 3 दिन तक अजमेर उस समय बंद रहा। इसके बाद में लोगों में गुस्सा था, मीडिया के पास ये बात चली गई, दिल्ली तक ये बात पहुंच गई, सरकार बुरी तरह से हिल चुकी थी। मीडिया में वहां पे जो कुछ लोग थे, उन लोगों ने इसको मामले को मतलब सेंसेशन बनाना शुरू कर दिया। किस तरह से कि ये लोग इसको ऐसे दिखा रहे थे कि ये आईपीएस और आईएएस की लड़कियां हैं, ये जो लड़कियां जिनके साथ में हुआ है। क्योंकि ये बताया जा रहा था कि सावित्री स्कूल, सोफिया स्कूल और कॉलेज जो ये थे, यहाँ पे बहुत ही बड़े घरों की लड़कियां पढ़ती थी। लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें से कई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज की भी लड़कियां थी, इस तरह की भी लोग थे। तो लेकिन मीडिया ने यहाँ पे दिखाना चालू कर दिया कि दीज आर द डॉटर्स ऑफ आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स। लेकिन अब इसके साथ में यहाँ पे क्या होता है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां जो थी वो नॉर्मल घर से थी। सिर्फ उनमें से एक लड़की थी जो राजस्थान सिविल सर्विस ऑफिसर की लड़की थी, और दूसरी एक और थी वो एग्रीकल्चर ऑफिसर की लड़की थी। लेकिन अब ये सब चीजें मीडिया में भी आती हैं। इसके बाद में इंक्वायरी अब शुरू होती है, पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू किया। उस समय अजमेर नॉर्थ के जो डीएसपी होते थे हरिप्रसाद शर्मा, उन्होंने एक सीक्रेट इंक्वायरी की, और सीक्रेट इंक्वायरी करने के बाद में करीब 27 मई को अजमेर के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो वारंट होता है वो लगाया जाता है 8 आरोपियों पे। इन 8 आरोपियों को पकड़ा गया, इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का वारंट लगा। और 3 दिन बाद 30 मई को हरिप्रसाद शर्मा ने, जो डीएसपी हुआ करते थे, उन्होंने गंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की इस पूरे मामले पे। ये पहली एफआईआर यहाँ पे दर्ज होती है। ये जो एनएसए लगा था, ये पहली बार था राजस्थान की हिस्ट्री में जब सेक्सुअल क्राइम के ऊपर एनएसए लगा था इस स्टेट के अंदर। ये पहली बार यहाँ पे हो रहा था। इसके बाद सितंबर 1992 तक जो ये समय आ चुका था,
पुलिस ने करीबन 145 विटनेसेस को एग्जामिन कर लिया था और इन विटनेसेस के आधार पर करीबन 6 चार्जशीट बनाई गई थी, जिसमें 18 आरोपी थे। 18 आरोपी बनाए गए। आंकड़ा बताया जाता था कि करीबन 200 लड़कियों के साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि डर इस तरह का था, और कुछ लड़कियां, क्योंकि ये केस ऐसा था कि लड़कियां जो थी वो सामने आना नहीं चाह रही थी। घर की बदनामी होती है, खुद की बदनामी होती है, इन सब चीज़ों को देखकर वो सामने नहीं आ रही थी। 200 लड़कियों में से करीबन सिर्फ 30 लड़कियां सामने आई, और इसके बाद डर के चलते, क्योंकि जब ये 30 लड़कियां सामने आई, आरोपियों को पहचाना, तो इनके पास धमकियां जाने लगी, और धमकियों के चलते इनमें से 18 लड़कियों ने बैक ऑफ कर लिया। 18 लड़कियां पीछे हट गई गवाही देने से। इसके बाद 12 लड़कियां बची थी, लेकिन फिर से जो धमकियां आना शुरू होती हैं तो 10 लड़कियों ने और खुद को पीछे कर लिया। वो बताते हैं कि कई सारी जो गवाही थी, लड़कियां इसमें बहुत सारी हॉस्टाइल भी हो गई, मतलब लड़कियां ने गलत तरह के बयान दे दिए, गलत बयान दे दिया, छुपाई हैं चीजें, इस तरह का बताया जाता है, या बयान ही नहीं दिए, सामने गवाही नहीं दिया के। करीबन ऐसा बताते हैं कि सिर्फ लास्ट में 2 लड़कियां थीं जिन्होंने ये पूरा आगे इस कार्रवाई को चलाया है, और इसके बाद ये केस आगे बढ़ता है। 18 लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर पुलिस ने मुकदमा अपना दर्ज किया। 18 में से बताते हैं 12 को अरेस्ट किया गया, बाकी 6 जो थे वो भाग गए अलग अलग समय पर। और इसके बाद में ये बताया जाता है कि ये जो केस था, इसमें जो ये लड़के जहाँ से फोटो प्रिंट करवाते थे, रील बनने के लिए बेचते थे, इसमें 2 कलर फोटो लैब का नाम सामने आता है। एक तो था भरोसा कलर लैब और दूसरी थी अजमेर कलर लैब। भरोसा कलर लैब और अजमेर कलर लैब, इन दोनों का सामने नाम आता है। इसके बाद ये बताया जाता है कि यहीं से प्रिंट होता था। यहाँ के जो वर्कर्स थे वो लोग भी इन लड़कियों के फोटोज देखते थे। इसके बाद में कई ऐसे लोग हुआ करते थे जो यहीं से निकल के उन लड़कियों को फोर्स करते थे रेप के लिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे सामने आती हैं। लेकिन इन 2 फोटो कलर लैब के जो लोग थे, जो इनके साथ में जिनका एंगेजमेंट था, एक का नाम था भरोसा कलर लैब का महेश लुधानी और अजमेर कलर लैब से हरीश तोलानी। इन दोनों के ऊपर भी यहाँ पे मामला दर्ज किया जाता है। ये मामला इसके बाद अदालत में था। अदालत में करीबन आप ये देखिए कि 6 साल निकल जाते हैं। 92 में ये केस रजिस्टर हुआ, अदालत में मामला गया और 6 साल निकलते हैं। और इन 6 सालों के बीच में कई ऐसे आरोपी थे जो बेल पर जेल से निकले हैं, उसके बाद में भाग गए। कई ऐसे आरोपी थे जो भाग गए। इसके बाद एक आरोपी इनमें से था पुरुषोत्तम नाम का, जो मार्च 1994 में बेल पर जेल से बाहर निकला था। इसने सुसाइड कर लिया। ऐसा बताया जाता है कि इसने सुसाइड कर लिया, लेकिन खबरें ये भी आती हैं, लोग ये भी बताते हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी बताते हैं कि ये जो आरोपी था वो कोई सुसाइड उसने नहीं किया, वो यहाँ से भाग गया। बताते हैं बांग्लादेश या नेपाल कहीं पे भाग गया है वो। तो ये सब चीजें सामने आई। लेकिन करीबन इस मामले के अंदर 6 साल के बाद 1998 में पहली बार जजमेंट सामने आता है। अब पहली बार जजमेंट सामने आया, अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 आरोपियों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई 8 आरोपियों को। और जो फारूक चिश्ती था, जो कि प्रेसिडेंट हुआ करता था इंडियन यूथ कांग्रेस का अजमेर में, उनके बारे में बताया गया कि हवाला ये दिया गया कि फारूक चिश्ती की जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, वो मेंटली अनस्टेबल है। इसके चलते उन पे जो केस है वो आगे नहीं चलना चाहिए। और इसी के साथ जो ट्रायल थी वो उसको सस्पेंड भी किया गया जून 1997 में। जून 1997 में फारूक चिश्ती वाला जो ट्रायल थी उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। मामला आगे बढ़ा, 2003 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आरोपी थे 8, इनमें से 4 आरोपियों की जो सजा थी उम्र कैद की, उसको 10 साल तक कर दिया, सजा को कम कर दिया। इसके बाद एक आरोपी था इनमें से अलमास महाराज नाम का। ये जो आरोपी था ये भाग चुका था। तो ये भागा यहाँ से। इसके बाद में बताते हैं कि इस समय वो यूएस भाग के गया था वो। और इसके बाद सीबीआई ने इसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया था। ये सारी चीजें सामने आती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो सामने आती है वो ये कि कई सारी ऐसी लड़कियां थीं जिन्होंने अपनी गवाही ठीक तरह से दे ही नहीं पाई, डर की वजह से, बदनामी की वजह से। लेकिन इनमें से एक लड़की थी ऐसी जिसके बारे में बताया जाता है, नाम यहाँ पे क्योंकि हम नहीं बता सकते लड़कियों का, चार्जशीट में उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें पूरा सबके नाम सब कुछ लिखे हुए हैं। एक लड़की थी ऐसी जो बहुत ज्यादा बताते हैं कि बहादुर थी इस केस में। मतलब उसने खुले तौर पर मुखर तरीके से कोर्ट के अंदर आके भी गवाही दी थी, आरोपियों को ही पहचाना था और साथ में ये बताया था किस तरह से गैंग रेप उसके साथ में किया गया है, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, किस तरह से उसको ब्लैकमेल किया गया। लेकिन ये बताया जाता है कि 2005 में ये लड़की अचानक से गायब हो गई, कहीं भी इसका कुछ अता पता नहीं चला। ये केस लगातार चलता रहा। इसके बाद फारूक चिश्ती को दोबारा से एक बार 2007 में उम्र कैद की सजा फिर से सुनाई जाती है।
और इसके साथ ही ये सज़ा आगे तक चली, लेकिन 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहते हुए फारूक चिश्ती को रिलीज किया, जेल से बाहर किया कि अभी तक वो अपनी पूरी सज़ा काट चुका है। एक तरह से वो इनफ टाइम यहाँ पे उसको उसने दे दिया है और अब उसको रिलीज कर देना चाहिए। 2013 में यहाँ पे फारूक चिश्ती को रिलीज किया जाता है। इसके बाद जो नफीस चिश्ती था, जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था इंडियन यूथ कांग्रेस उस समय अजमेर का, उसके बारे में बताते हैं कि 2003 तक वो फरार था। उसके बाद वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ा है, नफीस को, और इसके बाद में वो इस समय करंटली बेल पर बाहर है। इस केस में जितने भी आरोपी थे, आपको ये बता दें कि समय समय पर लोगों को सज़ा होती रही है। लोग बाहर निकले हैं तो भाग भी गए हैं, फिर से उन्हें सज़ा हुई है, लेकिन इस केस में इस समय एक भी आरोपी ऐसा नहीं है जो अभी जेल के अंदर है, ये बताया जा रहा है। ये वही केस है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता हुआ राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, उसके बाद वुमेन एट्रोसिटीज कोर्ट में चला, और इस समय फिलहाल में ये अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में है। ये केस 6 अदालतें अभी तक बदल चुका है, 6 अदालतों में ये केस लगातार चल चुका है, और लगातार ये लोगों को, इसमें जो लड़कियां हैं उनको बुलाया जाता है। अभी तक वो लड़कियां इस समय अजमेर को छोड़कर अलग अलग जगह पे जा चुकी हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, कुछ की शादी नहीं भी हुई है। और शादियों का तो ये आलम था कि उस समय पे आप ये मानिए कि 1982 से 2002 तक, करीबन 10 सालों में जब ये केस हुआ था, 10 सालों तक अजमेर में अगर लड़कियों से कोई रिश्ता करता था तो ये फोटो दिखाया जाता था पहले वहाँ के पत्रकारों को, लोकल पत्रकारों को, फोटो कलर लैब में जाके, कि ये लड़की का आप फोटो देख के बताइए कि ये कहीं उस स्कैंडल में तो, इसके साथ में तो बलात्कार नहीं हुआ था। ये इस तरह का हॉरर, एक इस तरह का आलम था। खैर, ये केस लगातार अभी भी चल रहा है, पॉक्सो एक्ट कोर्ट में है ये केस, और बताया जाता है कि दिसंबर 2021 की, अभी हाल ही की बात है, दिसंबर 2021 में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में एक महिला पहुंचती है और जज के ऊपर अचानक से चिल्लाने लगती है। उस महिला ने चिल्लाते हुए कहा कि आप अब भी मुझे बार बार क्यों कोर्ट में बुलाते हैं? 30 साल हो चुके हैं और अब मैं दादी बन चुकी हूं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये महिला थी अजमेर 1992 सेक्स स्कैंडल की एक विक्टिम, जो अब उसके पोते पोती हो चुके हैं, वो दादी बन चुकी है, लेकिन फिर भी उसको, उसका जो जवानी के समय पे जब वो यंग थी, उस समय जो उसका बलात्कार किया गया था, उसको डराया धमकाया गया था, फोटोज लिए गए थे, उस केस के चलते उसको आज भी बुलाया जा रहा है लगातार। अजमेर में ये जो केस था, ये इस तरह से था कि लोग सहम चुके थे बुरी तरह उस समय। सरकार इसमें ये इसलिए ध्यान नहीं दे रही थी इस शुरुआत में ही, क्योंकि ये था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में वहाँ पे दंगा भड़क सकता है, विवाद हो सकता है। और ये बताया जाता है कि कई समय तक इसीलिए जो वहाँ के जो मीडिया वाले थे, पुलिस थी, प्रशासन था, वो इसलिए इसको टालते रहे। तो ये थी कहानी अजमेर 1992 सेक्स स्कैंडल की, जिसकी आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, और हम माफ़ी चाहते हैं कि इसको लाने में, इस कहानी को, इसको पूरी तरह से आज आपको समझाया है। इसको लाने में थोड़ा सा देर हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर वीडियोस बनाने होते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, अलग अलग जगह से देखना सुनना पड़ता है, उसके बाद में वीडियो लाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी देर हुई, उसके लिए माफ़ी। लेकिन आपके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो लगातार हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। आपके सारे टॉपिक्स हम कमेंट सेक्शन में देखते हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो आएगा, और उम्मीद है कि वो आपको पसंद भी आएगा। उम्मीद है आज के वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।